दोस्तों, पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्राओं की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई छात्रा की संदिग्ध मौत और रेप के आरोपों वाला मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है, वहीं अब पटना में एक और छात्रा की मौत ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार से लेकर पुलिस, डॉक्टर से लेकर हॉस्टल संचालक तक हर कोई सवालों के घेरे में है। आखिर पटना जैसे बड़े शिक्षा केंद्र में पढ़ने वाली छात्राएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ हादसे हैं या फिर एक खतरनाक पैटर्न सामने आ रहा है? लेकिन इस पूरे मामले की परतें खोलने से पहले आपको शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस का ताजा अपडेट बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसआईटी ने उस छात्रा के मोबाइल फोन से डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट को रिकवर कर लिया है, यानी वे चैट्स जिन्हें जानबूझकर या साजिश के तहत मिटाया गया था अब जांच एजेंसियों के हाथ में है। सूत्रों के मुताबिक इन चैट्स से पुलिस को कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। किससे बात हो रही थी, कब बातचीत हुई और किन लोगों से छात्रा लगातार संपर्क में थी। पुलिस ने जब छात्रा के मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जांच में पता चला है कि छात्रा के नंबर से जुड़े कई व्हाट्सएप अकाउंट्स थे जिनकी चैट्स डिलीट कर दी गई थी। अब एसआईटी इन सभी रिकवर की गई चैट्स को खंगाल रही है। कौन लोग थे, क्या बातचीत का स्वर सामान्य था या दबाव भरा, क्या किसी तरह की धमकी, ब्लैकमेलिंग या डर का जिक्र था। इन सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस को छात्र के कमरे से एक डायरी भी बरामद हुई है। ये डायरी अब एसआईटी के पास है और इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। सूत्रों की माने तो डायरी में छात्रा की मानसिक स्थिति, उसकी दिनचर्या और कुछ नाम या घटनाओं का जिक्र हो सकता है। अक्सर ऐसी डायरी कई अनकहे सच बयां कर देती है जो कोई बयान नहीं देता, वो शब्द में उतर आता है। इस केस में एक और अहम एंगल सामने आया है। पुलिस अब शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। खास बात यह है कि जांच सिर्फ घटना वाले दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले 2 महीने की फुटेज देखी जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन सी गाड़ियां हॉस्टल के बाहर लंबे समय तक खड़ी रहती थीं। ये गाड़ियां रोज आती थीं या कभी कभार, इनके मालिक कौन है और हॉस्टल के अंदर इनका कोई संपर्क था या नहीं। जिन गाड़ियों की पहचान की जाएगी उनके मालिक से पूछताछ तय मानी जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने इसे सिर्फ एक सामान्य मौत बताकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की। अगर उस वक्त सही तरीके से जांच होती तो शायद सच्चाई पहले ही सामने आ जाती, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पूरे केस की दिशा ही बदल गई। रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों ने साफ कर दिया है कि मामला उतना साधारण नहीं था जितना शुरुआत में बताया जा रहा था। इसके बाद दबाव बढ़ा, मीडिया सक्रिय हुई और आखिरकार एसआईटी का गठन करना पड़ा। सबसे गंभीर आरोप यह है कि जांच शुरू करने में हुई देरी के कारण सबूतों के नष्ट होने की आशंका है। मोबाइल डेटा डिलीट होना, घटना स्थल को सुरक्षित न करना और शुरुआती लापरवाही, ये सब जांच को कमजोर कर सकते थे। इसी मुद्दे पर जब सीआईडी के एडीजी पारसनाथ से सवाल किया गया तो उन्होंने माना कि देरी से जांच में मुश्किलें आती हैं। अब सवाल यह है कि क्या दोषियों को सजा मिलेगी? कई दिनों के बाद जाने से क्या रिपोर्ट प्रॉपर वे में मिल पाता है, क्या परेशानी होती है? देखिए, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ में निःसंदेह क्षरण होता है, उनमें डिके होता है, लेकिन सभी चीज़ों में ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं मिली हुई हैं, डिके वाले मटेरियल हैं नहीं हैं, ये मैं अभी आपको नहीं बता। क्या हॉस्टल संचालकों की जिम्मेदारी तय होगी? क्या मेडिकल जांच में कोई लापरवाही हुई है? और सबसे अहम, क्या भविष्य में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी? जब तक इन सवालों के ठोस जवाब नहीं मिलते हैं तब तक ये मामला सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि सिस्टम पर एक बड़ा सवाल बना रहेगा। देखिए, इस पूरे मामले में एक अहम पहलू ये भी है कि सबूतों का शरण यानी डीके। जांच एजेंसियों का कहना है कि कुछ ऐसे सबूत होते हैं जिनमें समय के साथ स्वाभाविक रूप से शरण होता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हर सबूत में डीके नहीं होता। यानी सवाल यह नहीं है कि डीके होता है या नहीं, सवाल यह है कि किस तरह के सबूतों में हुआ और किन में नहीं हुआ। जब जांच अधिकारियों से यह पूछा गया कि कौन कौन से सबूत मिले, कौन कौन से सबूत नहीं मिले और क्या कोई अहम फॉरेंसिक मटेरियल डीके का शिकार हुआ है, तो इस पर साफ तौर पर कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया है। अधिकारियों का यह कहना है कि फिलहाल वे इस बारे में कुछ भी स्पष्ट तौर पर
पर नहीं बता सकते हैं क्योंकि पूरा मामला इस वक्त एसआईटी की जांच के अधीन है। लेकिन इसी बीच एसआईटी की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। परिवार और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि एसआईटी कहीं न कहीं पूरी घटना को दबाने या हल्का करने की कोशिश कर रही है। परिवार का साफ कहना है कि उन्हें स्थानीय जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। इसी वजह से वे लगातार इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। परिवार का आरोप है कि अगर शुरुआत से निष्पक्ष और गंभीर जांच होती तो शायद आज उन्हें सड़कों पर न्याय की गुहार नहीं लगानी पड़ती। दोस्तों, इस केस में अभी कई अहम रिपोर्ट आना बाकी है। सबसे महत्वपूर्ण है FSL यानी फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट। यानी रिपोर्ट ये साफ करेगी कि घटनास्थल से मिले सैंपल्स क्या बताते हैं, किसी तरह की जबरदस्ती या हिंसा के संकेत हैं या नहीं, और क्या मौत की वजह प्राकृतिक थी या फिर कुछ और। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्ड समीक्षा के लिए उस रिपोर्ट को पटना एम्स भेजा गया है ताकि मेडिकल एंगल से किसी भी तरह की लापरवाही या चूक की पुष्टि की जा सके। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार राज्य महिला आयोग ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। महिला आयोग का कहना है कि अगर ये मामला महिला सुरक्षा से जुड़ा है तो इसकी हर स्तर पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आयोग ने पुलिस और प्रशासन से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अब जब मामला तूल पकड़ चुका है तो इस पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर। वहीं सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बयान जमीनी हकीकत में भी दिखाई देंगे। इसी बीच छात्रा के हॉस्टल संचालक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इस केस की अन्य कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। जांच इस बात की भी हो रही है कि हॉस्टल में सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, एंट्री और एग्जिट का रिकॉर्ड सही तरीके से रखा जाता था या नहीं, बाहर के लोगों की आवाजाही पर कोई निगरानी थी या नहीं। क्योंकि अगर यहाँ लापरवाही साबित होती है तो जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं पूरे सिस्टम की बन जाती है। और इसी बीच जब पटना में नीट छात्रा की मौत को लेकर सवाल उठ रहे थे तभी एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। पटना के ही एक अन्य हॉस्टल में औरंगाबाद जिले की रहने वाली 15 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई है। ये छात्रा भी नीट की तैयारी कर रही थी। परिवार ने साधारण मौत मानने से किया इनकार। इस मामले में भी परिवार ने इसे साधारण मौत मानने से साफ इनकार कर दिया है। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ थी, पढ़ाई को लेकर गंभीर थी और किसी भी तरह की बीमारी की कोई जानकारी नहीं थी। परिवार को शक है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। पटना के हॉस्टल के अंदर लगातार 2-3 छात्रों की मौत ने पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब सवाल सिर्फ एक केस का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या हॉस्टल प्रबंधक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्या हॉस्टल में पर्याप्त सीसीटीवी हैं, क्या वार्डन 24 घंटे मौजूद रहते हैं, क्या छात्राओं की मानसिक और शारीरिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है, या फिर हॉस्टल सिर्फ एक कमाई का जरिया बनकर रह गए हैं जहां सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। फिलहाल इन दोनों मामलों की जांच जारी है। आने वाले दिनों में FSL रिपोर्ट, एम्स की मेडिकल राय और SIT की आगे की कार्रवाई कई अहम राज खोल सकती है। इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जो भी नया अपडेट सामने आएगा हम आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि छात्राएं सुरक्षित हैं या फिर सिस्टम में बड़े सुधार की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।